हाँ, मैं आंसर सबके बता दूंगा। एक बार कुछ एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, चलिएगा, मुझे बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। ये बोल रहा है मनी स्पेंट ₹10,000 एज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस of the director on the trip abroad for the purchase of capital asset is। एक कैपिटल असेट को परचेज करने के लिए आपने एक डायरेक्टर को भेजा है अब्रॉड और उसकी ट्रेवलिंग पर आपने खर्चा किया है 10,000। बताइए क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या प्रीपेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? सर कैपिटल। कैपिटल। तो आंसर इसका हो गया ए। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, सबने ए ही किया है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, मैं सारे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, कुछ मेन डिस्कस कर रहा हूं। आपने सारे कर लिए होंगे, आज मैं इनके सबके आंसर भेज दूंगा। फिर अगर आपके कोई गलत होते हैं तो फिर हम उनका कल डिस्कशन करेंगे कि भाई वो गलत क्यों हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। सब्सिडी ऑफ ₹40,000 रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज। सर गवर्नमेंट, ए कैपिटल रिसिप्ट। आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है तो सब्सिडी हर बार या फ्रीक्वेंट नेचर की नहीं होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल। सर इसी को ग्रांट भी बोलते हैं ना? क्या चीज? सर ग्रांट किसको बोलते हैं? हाँ, इसी को बोलते हैं, सब्सिडी बोल दो, गवर्नमेंट ग्रांट बोल दो। ओके सर। बिल्कुल। देखिएगा 8 क्या बोल रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डिनरली इज रिपोर्टेड एज अ पार्ट ऑफ अर्निंग इन द पीरियड इन विच। बताइए, ये पूछना चाह रहा है, आपने एक प्रोडक्ट बनाया और उसे बेचा तो आप उसे अपनी सेल्स रेवेन्यू लिखते हो। ये सेल किस पीरियड की रेवेन्यू मानी जाएगी? जब आपने सेल की उसी ईयर में लिख दोगे, जब आपको कैश कलेक्ट होगा उस ईयर में लिखोगे, या जब आपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर्ड किया उस ईयर में लिखोगे? ए। बताओ क्या होना चाहिए? सर ए। ए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम अपना जो ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हैं वो एक्रूअल बेसिस पर बनाते हैं। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग होने से रेवेन्यू जनरेट नहीं होती है। तो अगर आपका सेल ऑन अप्रूवल होगा, सुनो मेरी बात, तो वो यहां लिखता ना कि सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है। ये क्या बोल रहा है, रेवेन्यू आ गई है सेल ऑफ प्रोडक्ट की, जो ऑर्डिनरली होता है। क्या सेल्स ऑन अप्रूवल ऑर्डिनरली बिजनेस का ट्रांजैक्शन है क्या? हम कितने कस्टमर्स को देते होंगे, और अगर इसको सेल ऑन अप्रूवल बोलना होता तो ये ढंग से देता कि आपकी रेवेन्यू, जो उसको रेवेन्यू थोड़ी बोल देते हो आप अप्रूवल बेसिस पर जब आप बेचते हो। और वैसे भी मैं आपको एक और बात बताता हूं, इनिशियली जब आप अप्रूवल बेसिस पर भी बेचते हो ना, तो इनिशियली तो रेवेन्यू ही रिकॉर्ड होती है, बट यहां पर वो मीनिंग नहीं था। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ए। जब आप सेल करोगे तो उसकी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्टींथ बताइए देगा, एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड बेनिफिट इन फ्यूचर पीरियड आर कॉल्ड। ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट फ्यूचर में जाकर मिलता है, उन खर्चों को हम क्या बोलते हैं? डी। डी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, समझ आ रहा है मतलब आपको ये चैप्टर।
आइए 15th, an expenditure which is non recurring and irregular is called, जो खर्चा नॉन रिकरिंग नेचर का है या कभी कभार इररेगुलर होता है, उस खर्चे को हम क्या बोलते हैं? सर सी, सी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। एक्सपेंडिचर 19th क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू इंप्रूव द असेट, अगर आपको अपनी असेट में इंप्रूवमेंट करवाना है तो बताइए वो खर्चा किस नेचर का खर्चा माना जाएगा? सर कैपिटल। बी, बिल्कुल ठीक है। अगर आप अपने असेट में इंप्रूवमेंट करवाते हो तो वो खर्चा आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर माना जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बाकी भी बताया करो भाई, आंसर दिया करो। एन एक्सपेंडिचर द 23 पढ़ रहा हूं। एन एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच is enjoyed for more than one financial year is known as कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये तो अभी मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन दिए, मैं लेवल बढ़ाऊंगा जिन पार्ट में आपको भेजूंगा, अपनी हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आइएगा 25th, which of the following expenditure is a capital expenditure, इनमें से कौन सा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है? सर बी, बी, परचेजेस ऑफ प्लांट। अगर आप प्लांट परचेज करोगे तो वो आपका खर्चा किस में आ जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। 27th, in accounting and finance, the inflow of economic resources which occur occasionally and which are normally non-recurring in nature are known as B. कैपिटल रिसिप्ट। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो ओकेजनली मिल रहे हैं यानी कभी कभार या नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, मैंने आपको बताया था उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं, मतलब कैपिटल बोलते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट 28, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीट्स इज नॉट अ कैपिटल रिसीट, इनमें से कौन सी आपकी कैपिटल रिसीट्स नहीं है? Cash received as a rental income. कैश रिसीव्ड एज अ रेंटल इनकम। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि देखो असेट बेचोगे कैपिटल नेचर की है, लोन अगर आप लेते हो तो ये भी कैपिटल नेचर की रिसीट है, और अगर आपको शेयर्स बेचने पर कोई पैसा मिला तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी? कैपिटल रिसीट कहलाएगी। ठीक है, तो यानी कौन सी हो गई जो कैपिटल रिसीट्स की कैटेगरी में नहीं आएगी? कैश रिसीव्ड एज अ रेंटल इनकम। 29 भी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीट इज अ कैपिटल रिसीट, इनमें से कौन सी है जो कि कैपिटल नेचर की रिसीट है? डी, हर्षित बोल रहा है डी, और कोई बताएगा? So D. डी। सर ए। ए किसने बोला? सर हर्ष खंडेलवाल। अच्छा भाई देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, मुझे एक बात बताओ, अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो क्या उस पर आपको एक रेगुलर इनकम अर्न होगी या नहीं होगी? होगी ना सर। होगी, तो फिर वो कैपिटल नेचर नहीं हो सकता। कमीशन की इनकम रेगुलर बेसिस पर हो सकती है,
सेल्स रेवेन्यू रेगुलर, इनमें से कोई भी रिसीट कैपिटल रिसीट नहीं है आपकी। नन ऑफ द अबव, द आंसर इज नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई सी भी रिसीट ऐसी नहीं है जो कैपिटल नेचर का पॉइंट रखती हो। सर हाँ जी, सर इंटरेस्ट रिसीव्ड वापस बोलो। ये पॉइंट है हाँ ना सर, जो इन्वेस्टमेंट करिए सर, इंटरेस्ट उस पर तो सर सालों तक रिसीव होता रहेगा ना सर। हाँ, तो हर साल मिलेगा ना, लेकिन एनुअल बेसिस पर इनकम होगी ना इसमें, तो आपको पीएनडल में जाएगी ये इनकम, तो आपकी नहीं जाएगी क्या पीएनडल में, बताओ। हाँ सर, पीएनआई में जाएगी। भाई अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, उस पैसे पर आप जो इंटरेस्ट कमाओगे वो बैलेंस शीट में जाता है या आपके पीएनडल का पार्ट है? पीएनएल भाई आपको हर बार मिलेगी ना, सालों तक मिलेगी, मैं बिल्कुल मान रहा हूं, बट मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, कैपिटल रिसीट तो अपनी वो होती है ना जो एक बार मिलती है, नॉन फ्रिक्वेंट इन हाँ नेचर। सर, ये तो आपको लगातार मिलती रहेगी जब तक कि आपने पैसा क्या कर रखा होगा, इन्वेस्ट कर रखा होगा, तब तक मिलेगी। क्लियर? ओके सर, यस सर। 30 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट की कैटेगरी में नहीं आ रहा है? C. देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकम्स अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, बिल्कुल ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकम अ पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स बिकम अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, नहीं, क्योंकि जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो कहां जाएंगी आपकी? P&L credit side. पीएनडल में या इनकम स्टेटमेंट में जाएंगी। तो इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर हो गया हमारा सी, जो स्टेटमेंट है आपका वो करेक्ट नहीं है। बोलिए, क्लियर है? बिल्कुल समझ आए? थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस आसान थे। Yes, sir. हमने जितनी बातें डिस्कस की उन्हीं पर बेस्ड मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन बनाए थे। बनाए क्या थे? चुराए थे कहीं ना कहीं से। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं अब अपन। एक सेकंड, चलिएगा। तो अब अपन ने 4 जो टॉपिक डिस्कस किए, थोड़ा सा अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर बताओगे मुझे, कितने पॉइंट हो चुके हैं अपने? 8 या 9? Sir, point number 9 start होगा। अच्छा, मतलब 8 पॉइंट हो गए, 9th पॉइंट। चलिए लिखेंगे। पॉइंट नंबर 9 लिखें। कैपिटल प्रॉफिट represent that profit which is to be earned from sale of capital asset. Capital asset. कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो किसी कैपिटल असेट को बेचने की वजह से आपने अर्न किया है,
तो वो प्रॉफिट जो कहलाएगा वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। एग्जाम्पल, देखिए आपको दिया हुआ है बुक वैल्यू ऑफ असेट। एक असेट की बुक वैल्यू आपकी चल रही है बुक्स में 80,000 रुपए। सेल वैल्यू ऑफ असेट, बताइए इस असेट की अगर मान लीजिए सेल वैल्यू है 90,000, बताओ आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सर प्रॉफिट। नहीं, एक असेट जिसकी आपकी बुक्स में वैल्यू 80,000 चल रही थी, आपने उसे 90,000 में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट ऑन सेल हो गया। कितना? क्लियर बिल्कुल। तो ये जो प्रॉफिट किसकी वजह से हुआ है? कैपिटल असेट के बेचे जाने की वजह से हुआ है। इस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल नेचर प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, ये प्रॉफिट क्या कहलाएगा? कैपिटल नेचर प्रॉफिट। प्रॉफिट कहलाएगा। इसी का अपोजिट साइड लिख देते हैं, कैपिटल लॉस रिप्रेजेंट loss that is incurred from sale of capital asset। लीजिए, अगर कैपिटल असेट को बेचे जाने की वजह से प्रॉफिट होने के बजाय लॉस हो जाए, एग्जांपल, आपको बुक वैल्यू ऑफ असेट दे रखी है, बताइए। लीजिए, बुक वैल्यू ऑफ असेट मैंने ले ली 80,000, सेल वैल्यू ऑफ असेट 75,000। बताइए आपकी बुक्स में जो चीज 80,000 की चल रही है, आपने उसे 75,000 में बेच दिया, तो क्या ये लॉस ऑन सेल कहलाएगा? Yes, sir. यस कितने सर। का लॉस हुआ? 5,000। 5,000 का लॉस हुआ। ये जो लॉस आपको असेट को बेचने पर हुआ, ये लॉस कहलाता है कैपिटल नेचर का लॉस। बस सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी जो प्रॉफिट और लॉस किसी कैपिटल असेट के ट्रांजैक्शन की वजह से हो रहे हैं, हम उन लॉसेस या उन प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? कैपिटल नेचर के प्रॉफिट और लॉस बोलेंगे। बोलिए, क्लियर है दोनों चीजें? Yes, sir. Yes, sir. आइए पॉइंट नंबर 11 बताओ। अब मैं इसी तरह से आपसे पूछूं, रेवेन्यू प्रॉफिट किसे बोलोगे? रेवेन्यू प्रॉफिट मींस प्रॉफिट अर्न ड्यू टू ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी
ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी यानी रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब हो गया आपने अपनी जो बिजनेस की डेली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप काम करते हो, उसकी वजह से जो प्रॉफिट कमाओगे। एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना। अगर मैं एक नॉर्मल सी बात करूं आपको, मान लीजिए ये मैं हूं, ठीक है, मेरी ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या है बताओ? सर टीचिंग। ऑर्डिनरी एक्टिविटी है टीचिंग, ठीक है। अब इस टीचिंग से मेरे पास, मान लो मैंने एक बैच स्टार्ट किया और मेरे पास फीस आई, मान लो 15,000 रुपए आई, ठीक है। अब मैंने इस स्टूडेंट को, जिससे मैं 15,000 रुपए ले रहा हूं, कुछ खर्चे भी इनकर्ड करने पड़े होंगे, जैसे नोट्स के या और भी कुछ खर्चे। तो मैंने कुछ एक्सपेंसेस किए, मान लीजिए मेरे एक्सपेंसेस हो गए 8,000 के। बताओ, क्या मैंने कुछ अर्न किया इस ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी के द्वारा? यस सर। मैंने कितना अर्न किया बताओ? सर 7,000। 7,000। 15,000 की रेवेन्यू कमाई, 8,000 के खर्चे कर दिए, तो मेरी अर्निंग्स या मेरा जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 7,000। ये प्रॉफिट कहलाएगा रेवेन्यू नेचर प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कहलाएगा रेवेन्यू नेचर प्रॉफिट। नेचर प्रॉफिट। Revenue loss means losses suffered by entity in the ordinary course of business, in ordinary course of business। यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान अगर आपको कोई लॉस हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू नेचर लॉस बोलेंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक बैच स्टार्ट किया और उस पूरे बैच की फीस रिसीव्ड हुई मुझे 1,50,000, लेकिन इस बैच को रन करने के खर्चे इंक्लूडिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस मिलाकर हो गए मेरे 180 के। मुझे फायदा हुआ कि लॉस हो गया इस एक्टिविटी को करने की वजह से? लॉस Loss. हो गया। कितने का लॉस हो गया मुझे? 30,000। ये 30,000 का लॉस मेरा रेवेन्यू नेचर लॉस कहलाएगा। यानी मैंने जो बिजनेस किया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी, उसमें मुझे प्रॉफिट के बजाय क्या हो गए?
लॉसेस उठाने पड़े, लॉसेस सफर करने पड़े, तो इन लॉसेस को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसे रेवेन्यू नेचर लॉस। बोलिए, चारों पॉइंट क्लियर हैं? कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल लॉस क्या होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, और रेवेन्यू नेचर लॉस क्या होता है। आइए, पॉइंट नंबर 13, impact on income statement। चलिएगा कुछ और बातें करते हैं। इम्पैक्ट ऑन इनकम स्टेटमेंट, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनोगे आप। देखिएगा, मान लेना ये मैं बता रहा हूं आपको करेक्ट, इनकरेक्ट, और इफेक्ट। सुनना ध्यान से, मेरा एक ट्रांजैक्शन था जो कैपिटल नेचर का था, कैपिटल नेचर। मैंने गलती से उसे रेवेन्यू नेचर मान लिया, मैंने गलती से उसे रेवेन्यू नेचर मान लिया। बताइए मेरे प्रॉफिट पर इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या इफेक्ट आ गया होगा? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने एक असेट खरीदी, मैं इसको ऐसे आपको समझाता हूं, और उस असेट खरीदने को मैंने परचेज मानते हुए ट्रेडिंग P&L में लिख दिया। बताओ इसकी वजह से मेरे इनकम स्टेटमेंट के प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आएगा? तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा, यानी इसे क्या बोलूंगा? अंडर स्टेटेड ऑफ प्रॉफिट। अंडर स्टेटेड। इनकम स्टेटमेंट पर इंपैक्ट ढूंढ रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना बिल्कुल। मैंने एक कैपिटल नेचर, ये भी आते हैं आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, कि आपने इस खर्चे को यहां मान लिया, तो बताओ नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा इतने से, कम हो जाएगा इतने से, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो आपको प्रॉफिट पर इंपैक्ट पता होना चाहिए। अगर मेरा कोई भी कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है और मैंने उसे रेवेन्यू नेचर मान लिया, तो मैंने एक खर्चा लिख दिया, कैपिटल नेचर एक्सपेंस, मैं ऐसे लिख देता हूं। और मैंने उसे रेवेन्यू नेचर इसी के अपोजिट भी एक बन सकता है ना, एक और। मेरा एक रेवेन्यू नेचर खर्चा था, मैंने उसे गलती से कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर मान लिया। बताओ मेरे प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर इंक्रीज है। मेरा प्रॉफिट अंडर स्टेटेड रहेगा या ओवर स्टेटेड हो जाएगा? सर ओवर स्टेटेड। देखिए, सबको समझ आना चाहिए, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, कहीं भी डाउट हो आप मुझे रोकें।
बताओ हर्ष, समझ आया? यस सर। यस। मोहित जाजू, Yes, sir. हर्षित, Yes, sir. यस वेरी गुड। ये हुई देखो जोश वाली आवाज। सविका, साविका, Yes, sir. समझ में आ रहा है? अतिशय, यस सर। चलिए। गरिमा, Yes, sir. आवाज नहीं आई गरिमा? Yes, sir. तेज नहीं बोलते हो, आवाज बुलंद होनी चाहिए। मोहित सोनी, चलिएगा। तो मेरी बात समझ पा रहे हो आप? मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट में एक इफेक्ट बताया कि अगर हमसे किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई एरर हो गई है तो उनकी वजह से आपके प्रॉफिट अंडर स्टेटेड होंगे या ओवर स्टेटेड होंगे। अच्छा, यही मैं आपसे अगर एक और चीज पूछ लूं, इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट भी समझा दो मुझे एक बार। आज हर्षिता नहीं है क्या? है ना, हर्षिता भी है। हाँ जी, बताइए मुझे। मेरा एक कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर था, यानी बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, मैंने गलती से उसे P&L में लिख दिया। बताओ बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? असेट साइड पर क्या इफेक्ट डालूंगा? मेरी असेट्स जो हैं वो अंडर स्टेटेड होंगी या ओवर स्टेटेड होंगी? Understated. अंडर स्टेटेड। वेरी गुड। asset will understated। बताइए अगला पॉइंट। खर्चा रेवेन्यू नेचर का था बट मैंने उसे असेट के रूप में बुक कर दिया। मैंने खर्चा तो रेवेन्यू नेचर का किया था बट मैंने ये मान लिया कि मैंने कोई असेट खरीद ली है। तो बताओ असेट ओवर स्टेटेड हो जाएगी या अंडर स्टेटेड रहेगी? Overstated. ओवर asset will be अब बताइए भाई, ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या? देखो मैं आपको बहुत धीरे धीरे डिटेल में इसीलिए पढ़ा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है। हमें हर एक चैप्टर को बिल्कुल जीरो से लेकर और एंड तक पढ़ना है। सिलेबस में चैप्टर बहुत छोटे हैं, कई चैप्टर तो आपको आते हैं जिनमें मुझे टाइम नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कैश बुक आप सबको बनानी आती है, सब्सिडरी बुक्स आपको बनानी आती है, मुझे वहां टाइम नहीं लगेगा। टाइम लगेगा जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक तो आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, क्योंकि जनरली थ्योरी हम पढ़ते नहीं है। और आपको पहले ही मैंने बता दिया 35 नंबर का तो आपका ये फर्स्ट यूनिट है, 35 मार्क्स। तो सोचो इसमें कितने तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपके पास। बोलिए क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं? बिल्कुल। अगर आपके पास अब कोई भी ट्रांजैक्शन आए, आप उसका इनकम स्टेटमेंट पर इफेक्ट देख सकते हो और उसका असेट्स के ऊपर इफेक्ट देख सकते हो। इसी तरह से अगर इनकम का कोई ट्रांजैक्शन आएगा आप उसको भी देख सकते हो। जैसे मान लो मैं समझा देता हूं, कैपिटल नेचर रिसीट थी आपकी, आपने उसे गलती से P&L में डाल दिया। बताइए आपके प्रॉफिट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? Overstated हो जाएंगे.
ओवर स्टेटेड, बिल्कुल आपका जो नेट प्रॉफिट है वो ओवर स्टेटेड चला जाएगा। वेरी गुड। और लाइबिलिटी साइड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? Understated. अंडर स्टेटेड। समझ आ रही है बात? अगर किसी भी कैपिटल नेचर को मैंने रेवेन्यू नेचर मान लिया तो मेरा प्रॉफिट का इंपैक्ट सबसे मेन है आपका यहां पर, तो मेरा प्रॉफिट ओवर स्टेटेड। और एक फोर्थ पॉइंट और बनेगा, क्या बनेगा? रेवेन्यू रिसीट्स हैं उनको मैंने गलती से कैपिटल नेचर मान लिया। बताओ, रेवेन्यू रिसीट्स को कैपिटल रिसीट्स मानने से प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? Understated हो जाएंगे profits. अंडरस्टैंड। वेरी गुड। क्या सबको क्लियर है? बिल्कुल। लीजिए, ये मैंने आपको पूरा प्रॉफिट पर इंपैक्ट बता दिया कि अगर आपको कल को कोई भी ट्रांजैक्शन वो दे और उसका प्रॉफिट पर इंपैक्ट अगर मांगे तो आप ये बता सकते हो कि भैया इतने अमाउंट से आपका प्रॉफिट ओवर स्टेटेड हो गया, इतने अमाउंट से आपका प्रॉफिट अंडर स्टेटेड हो गया। क्योंकि आने वाली एक और जो सेकंड वर्कशीट भेजूंगा उसमें मैं इसको भी इनकॉर्पोरेट करूंगा। अभी मैंने कल जो क्वेश्चन भेजे थे इनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया था क्योंकि आपको ये समझाया नहीं था मैंने। काफी सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं मैंने, तो हम उनको टॉपिक वाइज करते चलेंगे। बताइए, क्लियर है बिल्कुल ये सारा पॉइंट? Yes sir. Yes, 5 sir. पॉइंट आज आपने पढ़े हैं। कैपिटल लॉस क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू लॉस क्या होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, और आपके इन सभी ट्रांजैक्शंस का आपके इनकम स्टेटमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। कब आपका प्रॉफिट ओवर स्टेटेड होगा, कब आपका प्रॉफिट अंडर स्टेटेड होगा। कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस करने हैं मुझे अब कल स्टडी मटेरियल के आपके, उसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और एक आइटम पर मुझे डिस्कशन करना है विच इज ए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। बाकी सारी बातें इस चैप्टर की मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। वो टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो मैं उसको कल ही स्टार्ट करूंगा। हालांकि आपको पता है डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कल हमारा ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे, फिर हमारे स्टडी मटेरियल में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं हम वो सब करेंगे एंड देन फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैं आज भेज दूंगा, अभी मेरी क्लासेस होती है, मैं इवनिंग तक भेज पाऊंगा। आप करके रख लें सारे, फिर आपको केवल चेक करने पड़ेंगे तो वो फटाफट आप चेक कर लेना। बिल्कुल मैं भेज दूंगा। और आज के लिए नए क्वेश्चन बनाकर भी मैं भेजूंगा आपको, 20-25 क्वेश्चन जितने भी बन पाएंगे, जिनमें आज की जो बातें हैं मैं उनके क्वेश्चंस भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर दूंगा।